हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एक बहुत ही फियरलेस और रिबेलियस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। इन शख्सियत का नाम है सादत हसन मंटो। ये एक उर्दू के वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। जीते जी इनके ऊपर 6 बार अदालत में मुकदमा चला। अब क्यों इनको फियरलेस और रिबेलियस राइटर बोला गया और क्यों इनके ऊपर अदालत में मुकदमे चले? 3 बार इंडिया में मुकदमा चला और 3 बार पाकिस्तान में मुकदमा चला। तो ऐसा क्या था इनकी राइटिंग्स में? इनकी राइटिंग्स अनोखी राइटिंग्स हैं। अनोखी राइटिंग्स इसलिए हैं क्योंकि ये इंसान की जो एनिमल साइड है उसको अपनी राइटिंग्स में लिखते थे। इंसान की जो डार्क साइड है उसके बारे में लिखते थे। एक बहुत ही अगली रियलिटी है उसको ये अपनी राइटिंग्स में लिखते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि रियलिटी अक्सर बहुत अगली होती है, हमारे बर्दाश्त के बाहर होती है। तो जीते जी ने काफ़ी कंट्रोवर्सी को इन्हें फेस करना पड़ा। अब ये लिखते, इनके सब्जेक्ट क्या था? अगर मैं बात करूं किस पे लिखते थे, ये ज़्यादातर लिखते थे प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर, ये लिखते थे सेक्सुअल स्लेवरी ऑफ वुमेन के ऊपर, ये लिखते थे सेक्स के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर, एल्कोहल के ऊपर। तो अगर आप इनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। कुछ मैं चंद पंक्तियाँ यहाँ बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे पर्सनली मंटो से बहुत प्यार है। मुझे इनकी राइटिंग्स में लोग कहते हैं इनकी राइटिंग्स बहुत पेसिमिस्टिक है, बट मुझे इनकी राइटिंग्स पेसिमिस्टिक नहीं लगती। मुझे इनकी राइटिंग्स बहुत ही रियलिस्टिक लगती है। ठीक है, अब वो आपका देखो पर्सपेक्टिव हो सकता है, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया है। तो मुझे तो इनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। आपको कैसे लगती हैं ये आप डिसाइड करिएगा पढ़ने के बाद। कुछ लाइंस में बोलना चाहता हूँ कि लाइंस बहुत फेमस है। ये कहते थे, मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। ठीक है, मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम है। अब जब इनसे बोला जाता था कि आप इतना अगली लिखते हैं, मतलब सोसाइटी की जो अगली साइड है वो दिखाते हैं, इतनी पेसिमिस्टिक आप क्यों लिखते हैं, इतना नेगेटिव क्यों लिखते हैं आप क्यों नहीं जो यूथ है उसको पॉजिटिव एक होप देते, उसको जो एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते? तो इतना आप पेसिमिस्टिक और नेगेटिव क्यों? इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया जब मंटो जिंदा थे। तो उसका जवाब मंटो ने दिया, बहुत ही खूबसूरती से दिया। मंटो ने बोला कि नीम कड़वी ज़रूर होती है पर खून साफ करती है। तो बहुत ही एक खूबसूरत आंसर था मंटो का। और कुछ लाइंस में दोबारा पढ़ूंगा इनकी, जब इनसे बोला जाता था कि आपकी जो राइटिंग्स हैं उसको पढ़ के बड़ी बेचैनी सी होती है, बर्दाश्त नहीं हो पाती है आपकी राइटिंग्स। तो इसके बारे में कहते थे मंटो कि अगर आप मेरी कहानी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये प्रॉब्लम सोसाइटी की है, क्योंकि मैं तो वो लिखता हूँ जो सोसाइटी में हो रहा है। मैं तो सोसाइटी का मिरर हूँ, मेरी राइटिंग्स तो सोसाइटी का मिरर हैं। तो अगर आप मेरी राइटिंग्स को टॉलरेट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ही ऐसी है। तो बड़ी ही गहराई थी इनकी राइटिंग्स में, इनकी सोच में। हाईली सेंसिटिव थे और एग्रेसिव भी थे। ठीक है, इमोशनल थे। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इनको, मंटो को, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हाईली सेंसिटिव थे, मोस्टली आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, फिर हम और समझेंगे इनके बारे में। मंटो किस टाइम पीरियड के थे? ये टाइम पीरियड के थे, अगर मैं बोलूँ, 1912 से लेके 1955 तक। ठीक है, लुधियाना में इनका जन्म हुआ। लुधियाना उस टाइम पे, जिस एरिया में लुधियाना का जन्म हुआ उस टाइम पे वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर था। ठीक है, बाद में फिर वो एरिया लुधियाना का पाकिस्तान में चला गया। तो ये पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए थे, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम इनका इंडिया में ही बीता। इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि मंटो के लिटरेचर जो है उसको हम इंडियन लिटरेचर करार दें या पाकिस्तानी लिटरेचर करार दें, तो उसको लेके भी काफ़ी इस पर बहस होती रहती है। अब राइटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो मेन राइटिंग्स इनकी उर्दू में है। जो सबसे फेमस राइटिंग है इनकी और जो मुझे पर्सनली मेरी फेवरेट है वो है तौबा टेक सिंह। ठीक है, तो अगर आप तौबा टेक सिंह पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको तौबा टेक सिंह में क्या है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तौबा टेक सिंह, पढ़िएगा ज़रूर, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आप तौबा टेक सिंह नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे तौबा टेक सिंह का पूरा ना एक स्टोरी के फॉर्म में है, अवेलेबल है, तो आप उसको देख लीजिए।
मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ टॉबर टेक सिंह में क्या है। टॉबर टेक सिंह में ये था कि पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन एक पागल खाना है। अब यहाँ पे टेंशन ये हो रही थी, जो पागल खाने के कैदी थे तो किन को पाकिस्तान ट्रांसफ़र करें और किन को इंडिया ट्रांसफ़र करें। तो कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है, पागलों के एक्शन दिखाए गए हैं पागल खाने में, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सटायर है मंटो का। यहाँ पे मंटो ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जो जिनको हम पागल समझते हैं, जो पागल खाने में पागल हैं, रियलिटी में वो ज़्यादा समझदार हैं उनसे जिन्हें हम समझदार कहते हैं। ठीक है, तो बहुत डेप्थ है, इमोशनल सेंसिटिविटी है और स्ट्रॉन्ग लेसन है। आप टॉबर टेक सिंह ज़रूर पढ़िएगा, नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे आप देख लीजिए, बट देखिएगा ज़रूर। ठीक है, फिर जिन पे काफ़ी बवाल हुआ इन राइटिंग्स का मैं नाम देता हूँ। ठंडा गोश्त पे काफ़ी बवाल हुआ, काली सलवार और बूब। ठीक है, तो इस पे काफ़ी इन पे मुकदमा भी चला था इन राइटिंग्स के ऊपर। ठंडा गोश्त के ऊपर मैं बताता हूँ आपको। ठंडा गोश्त में ये दिखाया गया, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट आप ये जो मैं दो बोल रहा हूँ ज़रूर पढ़िएगा, टॉबर टेक सिंह और ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त में क्या था कि एक बंदा है, ठीक है, वो आता है, वो अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहा होता है, तो करते करते उसकी वाइफ को ऐसा ना एहसास हो जाता है कि ये कहीं और इन्वॉल्व है। ठीक है, और वो फिर इसको चाकू से उस पर वार कर देती है, अपने इस पे हस्बैंड पे, और उसका ऐसे गला हल्का सा कट जाता है। और वो उससे पूछती है गुस्से में कि तू बता किसके साथ और इन्वॉल्व है, वो दूसरी बंदी कौन है जिसके साथ तू इन्वॉल्व है। तो बंदा बोलता है, उसका हस्बैंड, कि मैंने एक लड़की के साथ सेक्स किया, बट जिसके साथ मैंने सेक्स किया वो लड़की मुर्दा थी, वो लाश थी, इसीलिए इसका नाम ठंडा गोश्त है इस कहानी का। तो ये तो मैंने बहुत 2 लाइन में आपको बता दी स्टोरी, बट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स हैं। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना तो दिमाग आपका एकदम खुल जाएगा कि यार ऐसा भी कोई लिख सकता है। क्योंकि लिटरेचर को अभी तक हमने देखा एक पोलाइट सेंस में, बट ये एक बहुत ही अलग टाइप की लिटरेचर लिखते थे, और ये लिटरेचर को इन्होंने अलग ही एक डायमेंशन दिया मंटो ने। अब जीते जी तो इन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सी को फेस करना पड़ा, बट मरने के बाद इन्हें बहुत सारे ऑनर्स नवाजे गए। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, 2015 में इनके ऊपर एक पाकिस्तान डायरेक्टर ने मूवी बनाई, 2018 में इनकी एक मूवी बन चुकी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है। नंदिता दास ने एक ये मूवी बनाई है, डायरेक्ट करी है 2018 वाली, मंटो नाम से है। और इसमें जो एक्टर हैं, जो मंटो का रोल जो इन्होंने निभाया है, वो निभाया है नजामुद्दीन सिद्दीकी ने। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड वर्क। नंदिता दास अपने आप में एक राइटर हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क है, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 2018 की जो मूवी है, ये जो मंटो नंदिता दास की, ये पाकिस्तान में बैन है। ठीक है, BBC ने भी काफ़ी इनको ऑनर दिया है मंटो को। और 2020 में गूगल ने 108वां जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 11 मई को जो पड़ता है, गूगल डूडल के थ्रू मंटो को ऑनर प्रोवाइड किया। और पाकिस्तान में इनको अवार्ड मिला है निशान इम्तियाज़, तो काफ़ी एक हाई एक ऑनर है, अवार्ड है। तो आप देखोगे मंटो को जीते जी काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल ट्रबल्स इनके ऊपर बहुत सारे रहे, फाइनेंशियल ट्रबल्स काफ़ी रहे, बट इनकी डेथ के बाद एकदम से इनके वर्क को लेके काफ़ी दिलचस्पी जगी है लोगों के बीच में। अब वैसे आप देखोगे तो अगर मैं थोड़ा सा अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, तो एथनिकली ये कश्मीरी थे, और ये इनको कश्मीरी होने पे काफ़ी अपने प्राउड भी था। ये लिखते भी थे, कश्मीरी होने का मतलब है सुंदर होना। ठीक है, 21 साल की एज में इनको एक स्कॉलर मिले अब्दुल बरी नाम के। उन्होंने इनको बोला कि तुम रशियन और फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट करो। और जैसा कि आप अगर मंटो के वर्क को पढ़ेंगे और अगर थोड़ा सा आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो आपको दिखाई देगा कि मंटो का वर्क बहुत हद तक रशियन और फ्रेंच लिटरेचर से काफ़ी इंस्पायर्ड भी है। 1934 में फिर ये बॉम्बे आए। बॉम्बे में इन्होंने हिंदी मूवीज़ के लिए कहानियाँ लिखना स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे ये। तो जैसे कि कुछ मूवीज़ में आपको बताता हूँ, मिर्ज़ा गालिब, 8 दिन, शिकारी, तो इन सब में मंटो की ही लिखी हुई राइटिंग्स हैं। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने बोला, पार्टीशन जब हुआ तो ये बॉम्बे में रहना चाहते थे, क्योंकि इनका काफ़ी जो टाइम है, प्रोफेशनल टाइम पीरियड पूरा इनका बॉम्बे में निकला। बॉम्बे में ही ये रहना चाहते थे, बट कि उस टाइम कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि इन्हें बॉम्बे से इन्हें पाकिस्तान फिर शिफ्ट होना पड़ा। अब फिर पाकिस्तान में ही इनकी, अगर मैं बोलूँ, पाकिस्तान में ही इनकी डेथ हुई थी। डेथ इनकी हुई थी
लिवर इनका डैमेज हो गया था क्योंकि अल्कोहल ये काफ़ी ज़्यादा पीते थे, और 42 की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। यंग एज में काफ़ी इनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। अब ये पार्टीशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज करते थे, ये पार्टीशन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। इनकी राइटिंग्स में ये साफ साफ नज़र आता है, कई बार इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखा है कि मैं पार्टीशन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये इतने रिबेलियस क्यों थे, थोड़ा सा तो देखो यार, एक आदमी की पर्सनैलिटी के अंदर ही वो चीज़ होती है, कुछ चीज़ें आदमी पैदा होता है लेके, ठीक है, वो उसके अंदर होती हैं, आप उसको सिखा नहीं सकते। और कुछ चीज़ें आदमी अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने चाइल्डहुड से सीखता है। चाइल्डहुड का इंसान पे काफ़ी प्रभाव रहता है। तो ऐसे ही अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँ तो जो इनकी जो मदर थी वो इनकी फादर की सेकंड वाइफ थी, ठीक है। तो मंटो जो थे इनके फादर की सेकंड वाइफ के बच्चे थे, और जो इनके फादर थे वो ज़्यादा टाइम जो फर्स्ट वाइफ थी उनके बच्चों पे स्पेंड करते थे। तो एक तरीके से थोड़ा सा इनको निगलेक्ट फील हुआ है बचपन में। तो वो जो एक निगलेक्ट फील हुआ, तो जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस रहा, उसने भी इनके अंदर एक बहुत हद तक एक रिबेलियस वाली पर्सनैलिटी को क्रिएट किया है। अब बात करूं अगर ये इंस्पायर किससे रहते थे, अगर हम बात करें तो D.H. लॉरेंस, ऑस्कर वाइल्ड, एंटोन चेखोव, और सबसे बड़ा जो नाम जिससे अगर देखो आप इनको एक कंपैरिजन किया जाता है तो वो है गे डी मॉसिपेटेंट। मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर रहा, बड़ा थोड़ा सा ये एक टिपिकल सा नाम है प्रोनाउंस करने के लिए, बट ये एक फ्रेंच राइटर हैं, काफ़ी फेमस राइटर हैं, ठीक है। तो इससे इनका अगर आप देखो मंटो का कंपैरिजन किया जाता है, तो शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस थे। ये फ्रेंच राइटर गे डी मॉसिपेटेंट और ये मंटो भी, दोनों ही शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब मैंने ये वीडियो एक्चुअली में बनाया क्यों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। यार देखो, मैं चाहता हूँ कि जो करंट यूथ है उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, ठीक है, और वो बहुत क्यूरियस भी है, और इन्फॉर्मेशन आने के साथ ऑब्वियसली जो यूथ है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता जा रहा है, काफ़ी फास्ट उसके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है। बट कभी कभी जो जाइंट्स होते हैं, जो जीनियस होते हैं, जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ते नहीं हैं, या उनके बारे में हम सुनते भी नहीं हैं, या शायद हमारा उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो मैं चाहता हूँ कि आप मंटो को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि मंटो आपको एक अलग तरीका देंगे लिटरेचर को देखने का। एक अलग लेंस से वो लिटरेचर को देखते हैं, एक अलग लेंस से वो सोसाइटी को देखते हैं। फाइनली जब जो सबसे अच्छी मुझे इनकी लाइन लगी, ये बोलते थे मंटो कि जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है, और जब मैं कब्र में नीचे दफन होऊंगा, तो मैं कब्र में भी बैठ के सोच रहा हूँगा कि कौन बड़ा स्टोरी राइटर है, कि मैं बड़ा स्टोरी राइटर हूँ या गॉड ज़्यादा बड़ा स्टोरी राइटर है। तो बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है। ये कहते हैं कि जब मैं कब्र में दफन होऊंगा तो मैं वहाँ पे भी सोच रहा हूँगा कि मैं बड़ा स्टोरी राइटर हूँ या गॉड बड़ा स्टोरी राइटर है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड क्रिएटिव आर्टिस्ट, ठीक है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रेजेंट यूथ है वो ज़्यादा नहीं जानता। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू कोशिश की है कि जो वर्ल्ड के बहुत क्रिएटिव और बहुत जीनियस और टैलेंटेड लोग हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते, उनके बारे में आप तक मैं अवेयरनेस पहुंचाऊं। तो गाइस, ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मंटो के ऊपर मेरा ये एक मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चाहते हैं अगला वीडियो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। थैंक यू।